वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं 20 और 21 मई के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, लोक मिलनी पहल को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्ट किया है? और ये जो लोक मिलनी पहल है, इसमें मुख्यमंत्री आम जनता से, राज्य की आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। पहले दिन 61 लोगों के एप्लीकेशन इस लोक मिलनी पहल के अंतर्गत स्वीकार किए गए और ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को जनता की शिकायतों का मौके पर निपटारा करने के लिए अपनी सरकार के पहले नए कार्यक्रम लोक मिलनी का आगाज किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना है। तो याद रखना, लोक मिलनी पहल का जो संबंध है वो पंजाब से है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम उन्नति ने हाल ही में किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है? गैर कार्यकारी अध्यक्ष ग्राम उन्नति का, तो सही आंसर इसका है सुनील अरोड़ा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट है। ग्राम उन्नति एक सामाजिक उद्यम है जो किसानों को मूल्य प्राप्ति, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और खेती की लागत कम करके उनकी शुद्ध आय बढ़ाने में मदद करता है। भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का जन्म 13 अप्रैल 1956 को हुआ था। वर्तमान समय में राजीव कुमार ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हो चुके हैं, ये भी याद रखना। किस राज्य के नंजरायण झील को 17वें पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया? किस राज्य के नंजरायण झील? नंजरायण झील कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये स्थित है तमिलनाडु में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन है। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं R.N. रवि। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के काजू वैली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। कब किया गया था? 8 दिसंबर 2021 में। और अब जो 17वां पक्षी अभयारण्य है उसके रूप में नंजरायण झील को डिक्लेयर किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1971 के समय मात्र 5 नामित राष्ट्रीय उद्यान थे। वर्तमान समय में देखा जाए तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? 106, ये ऑफिशियल है। और तमिलनाडु के बारे में बात करें तो अभी तमिलनाडु ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है और 14 अप्रैल को समानता दिवस, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस विनस समरस योजना नामक एक पहल भी शुरू की गई है। किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा ही, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन भी तमिलनाडु में किया गया। थूथुकुडी ये एक स्थान है, यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। मरीन एलिट फोर्स की स्थापना करने वाला राज्य भी तमिलनाडु ही है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 टाइगर को दुगना करने का पुरस्कार है। TX2 पुरस्कार दिया गया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। ये जो टाइगर रिजर्व है कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, विलियम E. कोल्बी पुरस्कार किसने जीत लिया है? विलियम E. कोल्बी पुरस्कार जीता है हाल ही में वेस्ले मॉर्गन ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट है। लेखक और पत्रकार वेस्ले मॉर्गन ने अपने सैन्य और खुफिया लेखन के लिए विलियम E. कोल्बी पुरस्कार को जीता है। उन्हें उनकी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री एडिफ्ट इन अफगानिस्तान पेच वैली के लिए उद्धृत किया गया था। कोल्बी पुरस्कार नॉर्थफील्ड वर्मोंट में नॉर्विच विश्वविद्यालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कोल्बी पुरस्कार 1999 में स्टार्ट किया गया था। हाल ही में एक किताब आई है, ए प्लेस कॉल्ड होम। ए प्लेस कॉल्ड होम, ये उपन्यास किसने लिखा है? इसका आंसर है प्रीति सेनाय ने। ये एक बेस्ट सेलर नावलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं, जिन्होंने ए प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास को लिखा है। हाल ही में
ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? तो ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई ये अभी हाल ही में वर्चुअल तरीके से 19 मई को आयोजित की गई थी और इस बैठक की अध्यक्षता की गई है चीन के द्वारा। भारत की ओर से इसमें प्रतिभाग किया गया विदेश मंत्री एस जयशंकरन के द्वारा। ये भी याद रखना, जनवरी 2022 में भारत द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता चीन को सौंप दी गई है और ब्रिक्स 2022 की थीम क्या होगी? वैश्विक विकास के लिए एक नए युग में उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 110 साल के भारतीय पर्यावरणविद सालू मारदा थिमक्का को सम्मानित किया है? सालू मारदा थिमक्का, इनकी उम्र है 110 साल और अभी देखो ये बिल्कुल फिट हैं और इन्हें वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। ये तो निरक्षर हैं लेकिन इन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है जिसके लिए इन्हें तेलंगाना की राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का को अलादा मारदा टिमका के रूप में भी जाना जाता है, जो कर्नाटक राज्य का एक भारतीय पर्यावरणविद हैं जो हल्दीलाल और कुदुर के बीच 4 किलोमीटर के राजमार्ग के किनारे 385 बनियान ट्री बरगद के पेड़ लगाने और इसी काम के लिए उनको जाना जाता है। उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली और एक नींव खदान में एक आकस्मिक मजदूर के रूप में काम भी किया। उनके काम को भारत के राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके काम को भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी और सन 2019 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, ये आपको याद होगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ उर्वरक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पूरी दुनिया में रूस और यूक्रेन के युद्ध से काफ़ी जो है भय का माहौल है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस और यूक्रेन से जो खाद्य सामग्री और उर्वरक आदि की सप्लाई होती थी वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है और अभी तो एक बड़ा खतरा पूरी दुनिया पर यह मंडरा रहा है कि कहीं इतने लंबे समय से उबे हुए रूस के द्वारा यूक्रेन पर कोई परमाणु बम का इस्तेमाल न कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था शून्य पर जा सकती है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ उर्वरक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि किसके साथ? जॉर्डन के साथ। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि भारत को अगले 5 साल तक जॉर्डन से सालाना 2.75 लाख मीट्रिक टन उर्वरक मिलेगा। सरकार ने पहले ही पर्याप्त मात्रा में डीएपी आपूर्ति का इंतजाम कर रखा है। पोटास और फास्फेटिक उर्वरकों के आयात के लिए जॉर्डन के साथ दीर्घकालिक समझौता भी किया गया है। उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि पिछले सप्ताह भारत और जॉर्डन की कंपनियों के बीच डीएपी बनाने में इस्तेमाल होने वाले 30 लाख टन रॉक फास्फेट, 3 लाख टन पोटास, 2.5 लाख टन डीएपी और 1 लाख टन फास्फोरिक एसिड की आपूर्ति के लिए एग्रीमेंट हुए हैं। यह समझौता अगले 5 साल तक प्रभावी रहेगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी कि पीयूष गोयल के द्वारा। आपको याद होगा कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 जनवरी को, तो ये जरूर याद रखना आप। और ये जो बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता पीयूष गोयल के द्वारा की गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद से दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि परिषद को उद्यम के लिए पूंजी निवेश, क्षमता निर्माण और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इन शहरों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे मनाया गया 20 मई को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट है। पहली बार कब मनाया गया था? हाल ही में सन 2018 में विश्व मधुमक्खी दिवस की शुरुआत हुई। एंटोन जानसा, जिन्हें मधुमक्खी पालन में सबसे अग्रणी माना जाता है, उनके जन्म की याद में 20 मई को मनाया गया विश्व मधुमक्खी दिवस। भारत में मुख्य रूप से कितने जो मधुमक्खियाँ हैं उनकी कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? तो 4। एपिस सेरेना इंडिका, एपिस
फ्रलोरिया, एपिस डार्सट्टा और एपिस ट्रेगोना। इसमें सिर्फ पहली प्रजाति एपिस सेरेना इंडिका ही एक ऐसी मधुमक्खी है जिसे पाला जा सकता है। बाकी जाति की मधुमक्खियाँ पेड़ों के खोखलों और गुफाओं में सामान्यतः रहती हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि यदि पृथ्वी से मधुमक्खियां गायब हो जाएं तो इस दुनिया से अगले 4 साल में मानव जाति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में 52 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता गया है। किसके द्वारा? निखत जरीन के द्वारा। प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? इस्तांबुल में हुआ। और किसको हराया था? थाईलैंड की जिटपांग जुटामस को 5-0 से। और यह उपलब्धि हासिल करने वाली देश की 5वीं महिला बॉक्सर बन गई हैं। कौन? निखत जरीन, जिन्होंने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में 52 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल को जीत लिया है। हाल ही में हुनर हाट 2022 के 41वें संस्करण को कहां पर स्टार्ट किया गया है? तो हुनर हाट का जो 41वां संस्करण है, इसका आयोजन अभी हाल ही में आगरा में किया गया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट है। तो 12 दिन तक चलेगा यह हुनर हाट, और इसके उद्घाटन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हुनर हाट पूरे देश को एक छत के नीचे देखने का मजबूत माध्यम है। मई 2022 में मिस फिकुर रहीम 5000 रन बनाने वाले उस देश के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिस देश के वो खिलाड़ी हैं। यह देश कौन सा है? तो ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। मुशफिकुर रहीम बुधवार को शतक जड़कर बांग्लादेश के लिए 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और आपको याद होगा कि अभी हाल ही में भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया था। तो किसने लॉन्च किया है? डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पीएनबी मेटलाइफ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में किस राज्य ने भारत के पहले राज्य के स्वामित्व वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म सीएस पेस को लॉन्च करने की घोषणा की है? आंसर है इसका केरल। बी गोविंदराजन, नाम याद रखना, बी गोविंदराजन को मई 2022 में रॉयल एनफील्ड जो बुलेट आती है ना, बुलेट बाइक, तो उसी के नए सीईओ बन गए हैं बी गोविंदराजन। विनायक पाई का नाम भी याद रखना, विनायक पाई को मई 2022 में टाटा प्रोजेक्ट का एमडी और सीईओ बनाया गया है। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस अभी हाल ही में मनाया गया 19 मई को ही। और प्रसिद्ध गीतकार, पत्रकार और भाषा आंदोलन के कार्यकर्ता अब्दुल गफ्फार चौधरी का निधन हो गया है। वो बांग्लादेश के निवासी थे। नोएडा के मैडम तुसाद संग्रहालय का जो उद्घाटन होगा वो हाल ही में किया जाएगा। तो यहाँ पर नोएडा में मैडम तुसाद संग्रहालय ये कहाँ पर स्थापित होगा? भारत में। तो भारत के नोएडा में जो डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया है उसी में मैडम तुसाद संग्रहालय को स्टार्ट किया जाएगा। पीटर एल्बर्ट को इंडिगो के निदेशक मंडल ने सीईओ के तौर पर नियुक्त किया है। यह भी याद रखना, इंडिगो के निदेशक मंडल ने सीईओ बनाया है किसको? पीटर एल्बर्ट्स को। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रश्न और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहले बार हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।